हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एरावर्ड के यूट्यूब चैनल में। अस्तो माँ सद्गमयम तमसो माँ ज्योतिर्गमयम मृत्योर्माँ अमृतम गमयम। इस वेद वाक्य से आपको आज के विषय के बारे में अवश्य पता चल गया होगा। इसी विषय पर आगे बढ़ते हुए हम आपको आज का टॉपिक बताते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अभी हाल ही में होने वाली उत्तर प्रदेश 2021 की मुख्य परीक्षा तथा अप्रैल महीने में आयोजित की जाने वाली आरओ और एआरओ की मुख्य परीक्षा में निबंध के तौर पर पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। आज हम इसी मुद्दे पर कुछ बातचीत करेंगे, जो आपको इस विषय को समझने में मदद करेगा। चलिए अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका हम प्रारंभ महामृत्युंजय मंत्र की किसी एक लाइन से करने जा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का भी पावन अवसर है, तो एक बार हम इस मंत्र को पूरी तरीके से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। यह जो मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् का जो श्लोक है, वह पूरा श्लोक ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, अर्थात हे ईश्वर, हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करें, कष्टपूर्ण जीवन से मुक्त करें तथा हमें अमृत की ओर ले चलें। इस मृत्यु जो मृत्यु लोक है उससे अमृत की ओर ले चलें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कहाँ जीवन मरण का चक्कर है। जी हाँ, जीवन मरण का ही चक्कर है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव कुर्बानियों की कहानी बताता है, बलिदान बताता है, त्याग बताता है। तो इस बात को हमें समझना होगा। इस निबंध का प्रारंभ हम इसी श्लोक के माध्यम से करेंगे, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक संकल्प का महोत्सव है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अमृत की ऊर्जा का दिखाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रेरणाओं का स्रोत है, प्रेरणाओं का अमृत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव नए विचारों, नए संकल्पों को दिखाता है, नए आत्मनिर्भरता दिखाता है। यह है आज़ादी का अमृत महोत्सव। फिर इसके बाद में अगले पैरा में हम यह देखेंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का मतलब समझना होगा। क्या है आज़ादी का अमृत महोत्सव? पर यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में हमें क्या चर्चा करी जानी चाहिए, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जैसे यदि हम इस रूप में अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाएंगे तो वास्तविक अर्थ में हम क्या दिखाएंगे। 75 साल गुलामी की जंजीरों को तोड़े गए 75 साल हो गए हैं, हम ये दिखाएंगे। इसमें हमने क्या पाया है, हम किस तरफ बढ़े हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विश्व कल्याण की भावना है, हमें ये दिखाना पड़ेगा। हमें अपनी गंगा जामुनी तहजीब को बताना है। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अगले पैरा में जाएंगे। इसमें ये बताया गया है कि भारत सरकार ने प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके लोगों, संस्कृति, उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। इसमें हम कुछ फैक्चुअल जानकारी देंगे, जैसे यह त्यौहार 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष पहले 12 मार्च 2021, यह तिथि आपको याद होगी। तो यह तिथि दांडी यात्रा, जो गांधी जी का जो दांडी यात्रा था, जो साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा करी गई थी, इसकी 91वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था, जिसमें 78 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। यह साबरमती आश्रम से
आयोजित किया गया था और इसी स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दांडी से ही अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी प्रारंभ किया। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ेंगे और इस पैराग्राफ में जो अगला पैराग्राफ है, यहाँ पर हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुछ त्याग की बात करेंगे, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों और कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाओं की चर्चा करेंगे। जैसे सेलुलर जेल, ये बहुत ही चर्चित रही है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि इस सेलुलर जेल में कौन कौन से सेनानी को सजा बोली गई थी, कौन कौन से सेनानियों को इसमें बंद किया गया था। बहुत चर्चित नाम है, आपको कमेंट करके बताना है। फिर इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की बात कही गई है। फिर केकर मोर्निंग की भूमि, इसको आप देखिएगा। फिर अगस्त क्रांति, आप कमेंट करके ये भी बताएंगे कि अगस्त क्रांति का संबंध गांधी जी के किस आंदोलन से है। ठीक है, इसका भी आपको कमेंट करके बताना है। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ये बता दें कि आपको इसके अलावा अगर कोई घटना आपको और भी याद आती है, और भी जैसे उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित, मान लीजिए जैसे आपने काकोरी कांड है, झांसी है, तो आप जो है चौरी चौरा कांड बता सकते हैं, या और भी कोई जो घटना हुई हो, बलिया की चर्चा कर सकते हैं। इस तरह की आप और भी चर्चाएं कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें बताएंगे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव इतना गौरवशाली क्यों है, क्यों इतना गौरवशाली है। यहाँ पर शाश्वत भारत की परंपरा भी है, यहाँ परंपरा है, यह संग्राम की परछाई दिखाता है, यह भारत की गौरवान्वित संस्कृति की प्रगति है। ये सब बताएंगे। इसके बारे में यहाँ पे हम बताएंगे कि ये है तो क्यों है। अगर स्वतंत्रता संग्राम की परछाई है आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो क्यों है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बताएंगे कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसमें 5 स्तंभ हैं। इसमें 5 स्तंभ का पहला जो स्तंभ है, उसमें हमें ये बताना है कि इन 75 वर्षों में, जो आज़ादी के 75 वर्षों में भारत ने किन किन चुनौतियों का सामना किया है। जैसे भारत ने अब तक 3 युद्ध लड़े हैं, 2 पाकिस्तान के खिलाफ और 1 चीन के खिलाफ ये युद्ध लड़े हैं। हमारे यहाँ एक क्रेडिट का संकट आया था, वित्तीय आपातकाल की स्थिति जैसी हुई थी, वो बताएंगे। और इसके अलावा और भी जितनी चुनौतियाँ अब तक 75 वर्षों में भारत ने देखी हैं, उनकी चर्चा करेंगे। फिर 75 वर्षों में भारत ने जो प्रगति की है, हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर 75 वर्षों में भारत की जो उपलब्धियाँ रही हैं, उनको दिखाएंगे। अब इन उपलब्धियों में क्या दिखाया जा सकता है, आप बताइए, आप कमेंट करके बताइए। जैसे हम मिशन मंगलयान की चर्चा कर सकते हैं। हम अगर डिफेंस में बात करें तो डिफेंस के अपनी चर्चा कर सकते हैं। हम इकोनॉमिक्स की चर्चा कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे बढ़ेंगे तो फिर 75 वर्षों पर कार्यवाही। 75 वर्षों में सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं जिससे भारत, जो हमारा देश भारत है, इंडिया जो है, और यहाँ के जो सिटीजन हैं, मतलब नागरिक हैं, इनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। फिर इसके बाद में 75 वर्षों में लिए गए संकल्पों की चर्चा करनी है। जैसे कि भविष्य में विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नागरिकों द्वारा लिए जाने वाले संकल्प शामिल हैं। हम भारत सरकार के उठाए गए कदम पर भी चर्चा करेंगे और जो नागरिकों के संकल्प हैं 75 वर्षों के, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के 5 स्तंभ हैं, वहाँ तक हम पूरी बात अपनी बता देंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तब हमने गांधी जी के नमक आंदोलन की चर्चा करनी है, क्योंकि नमक आंदोलन की 91वीं वर्षगांठ पर ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ किया गया था। तो आप ये सोचिए कि जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव था, 75 सप्ताह का महोत्सव था, लेकिन इसको चुनने के लिए नमक आंदोलन की तिथि ही क्यों मिली थी। यह दांडी यात्रा की स्थिति जो है, तिथि क्यों मिली थी,
क्योंकि नमक, हमारे देश में जो नमक है ना, वो नमक कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये ईमानदारीपूर्ण कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आई अगेन रिपीट, ईमानदारीपूर्ण कार्य संस्कृति का प्रतीक है, जो कि सत्यनिष्ठा, विश्वास, ईमानदारी, इसके अलावा और भौतिक मौलिक जो गुण हैं, जो वर्च्यू हैं, उन पर जोर देता है, आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। तो गांधी जी का जो नमक आंदोलन था, ये कोई नमक आंदोलन ऐसा नहीं था कि जो नमक आंदोलन था कि जितना भी कर लगा था कि नमक बनाने पर ही सारे कर कितने ऊंची थे, ऐसा नहीं था। इसमें ये था कि अगर से ठीक है कि नमक आंदोलन पे बहुत ज़्यादा कर था, तो इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पे बहुत ज़्यादा कर बढ़ाया गया था। जैसे जो गुजरात है जहाँ से नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ, और जो महाराष्ट्र है, दोनों पास पास हैं, ठीक है। जैसे ऐसे मान लीजिए ये गुजरात है और इसके नीचे जो है महाराष्ट्र है। तो आपको ये समझना होगा कि ऐसे यहाँ से है यहाँ पे, तो ये दोनों जगह पे नमक बनता है। और आपको अगर आपकी ज्योग्राफी थोड़ा सा अच्छी है तो आपको ये भी पता होगा कि इन दोनों जगह पे कपास का उत्पादन होता है। तो दाम तो कपास के भी बढ़े थे ना, तो कपास आंदोलन भी हो सकता था, लेकिन नमक आंदोलन ही सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि प्रतीक था, ये प्रतिरोध का या सत्याग्रह का प्रतीक था, इसलिए नमक आंदोलन को नमक आंदोलन चुना गया। जो गांधी जी थे, उन्होंने दिखाया, उन्होंने पूरी न सिर्फ भारत को, पूरे भारत को एक करने का प्रयास किया, बल्कि पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा और संगठन की शक्ति का परिचय दिया। आपने देखा होगा कि जो नमक आंदोलन था केवल गांधी जी के दांडी सत्याग्रह से दांडी तक के लिए नहीं था, दक्षिण भारत में भी जो है वेदारण्यम से पोचमपल्ली तक के लिए था। फिर उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ पे सीमांत गांधी ने भी चलाया था, उड़ीसा में भी नमक आंदोलन चलाया गया था। इस तरह पूरे भारत को एकजुट करने में इस आंदोलन ने विशेष भूमिका निभाई थी। संभवतः इसीलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रारंभ नमक आंदोलन के दौरान किया गया। अब हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के उद्देश्य की चर्चा करनी है। अब हम उद्देश्य देखेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, तो उद्देश्य में सबसे पहली बात है कि नागरिक अभियान, आज़ादी के अमृत महोत्सव को जन जन तक पहुंचाना, आज़ादी की जो गाथाएं हैं इनको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक जन आंदोलन प्रेरित करना, तथा ऐसे बदलावों को बढ़ावा देना जहां पर स्थानीय स्तर पर लाभ पहुंचाया जा सके। ठीक है, चलिए अब अगले पे बढ़ते हैं। अगला है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसको तो आप सभी ने सुना होगा, ये तो हर कोई जानता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। इसमें क्या है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे रहा है ये बताना है कि जो भक्ति आंदोलन था, फिर भक्ति आंदोलन के बारे में बताया गया कि भक्ति आंदोलन कैसे दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ, उत्तर भारत में आया। शंकर देव की चर्चा करेंगे, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य की चर्चा करेंगे। आपको ये बताना है कि महाप्रभु चैतन्य ये किस पंथ से संबंधित थे, मतलब राम को मानते थे या कृष्ण को मानते थे। इस तरह से जो पंथ होते हैं उनके बारे में बताइएगा। जैसे आप देखिए कबीर, जैसे यहाँ पे कबीर से ये सारे जो भक्ति काल की बात कही गई श्रेष्ठ भारत की। ठीक है, जैसे एक कबीरदास जी हैं, तो कबीरदास जी जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो अच्छे से जानते होंगे इस बात को कि जो कबीरदास हैं, कबीरदास के जो लेखन हैं, जो उनकी कविताएं हैं, जो उनके दोहे हैं, उनकी बात, उनके दोहों को सुन करके कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि कबीरदास जी किस स्थान से थे, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी उनकी, वो पंचमेल खिचड़ी कही जाती थी। पंचमेल खिचड़ी कही जाती थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया था, इसलिए उनकी भाषा इतनी ज़्यादा विविधतापूर्ण हो गई थी कि वो पंचमेल खिचड़ी कही जाने लगी। ऐसे ही अब यहाँ पे कुछ और बात कर लेते हैं। ये भारत में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है, यूनिटी, ठीक है, एक स्टैचू ऑफ
पीस है और एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। ठीक है, इक्वलिटी है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये तीनों किस स्थान पर है। आई अगेन रिपीट, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये किन राज्यों में बनाई जा रही हैं, क्योंकि इनका संबंध कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत से है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत को ही प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कि ये किस राज्य में हैं। फिर इसके बाद में भाषा। भाषा एक बहुत बड़ा बैरियर भी है, एक बहुत बड़ा तथ्य भी है राष्ट्र की एकता में। आपने आज़ादी के बाद देखा कि पहला जो राज्यों का विभाजन था वो भाषाई आधार पर ही हुआ था। 1956 में कौन कौन से राज्य जो है भाषाई आधार पर बनाए गए थे, आप बताएंगे। राजभाषा पुनर्गठन आयोग बना था 1956 में, उसी के आधार पर पहला राज्य कौन बना था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। इससे आपकी जो है जनरल नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी। फिर जैसे आप ये देखेंगे कि जो है झारखंड, जो भारत का जो आज़ादी का जो संग्राम था, जो स्वतंत्रता संग्राम था, वहाँ पर पूरे देश में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनकी ऐसा नहीं था कि कोई एक भाषा थी। उन्होंने अपनी अपनी स्थानीय स्तर पर अपनी अपनी स्थानीय भाषा में लोगों को एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया। अब देखेंगे इसे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का नाम है। बिरसा मुंडा जो है ये झारखंड के थे, तो उनकी अपनी स्थानीय भाषा थी। उस भाषा में इन्होंने आंदोलन किया। मुंडा विद्रोह जो था जनजातीय विद्रोह था, बड़ा चर्चा किया, अंग्रेजों से लोहा लिया, बहुत लंबे समय तक इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया। इसी प्रकार से और भी उड़ीसा में आंदोलन हुए हैं। आप देखेंगे सीताराम राजू का जो आंदोलन हुआ है तो वो आंध्रा के थे, तो आंध्र प्रदेश की भाषा में हुआ। इस तरह से मिजोरम में भी आंदोलन हुए हैं, नागालैंड में आंदोलन हुए हैं। तो इनकी अपनी स्थानीय भाषा, इन्होंने अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए, तो इसलिए हर राज्य की जो अपनी भाषा थी उसका अपना एक इतिहास है, उसका अपना एक स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। वह स्थानीय स्तर पर कैसे कैसे विविधतापूर्ण है। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें हम ये भी बताएंगे कि जो जो ये सांस्कृतिक जो कारण होते हैं, सांस्कृतिक जो विशेषताएं होती हैं, ये किसी भी देश को बांटती नहीं हैं, उनको जोड़ती हैं आपस में। ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम ने इस बात का प्रमाण दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में भारत की गौरवशाली इतिहास पर जोर। ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिनके बारे में हम जो विद्यार्थी हैं, सिविल सर्विस के विद्यार्थी हैं, वो भी नहीं जानते हैं। ऐसे तमाम सारी वीरांगनाएं हैं हमारी, तमाम सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिनसे हम परिचित ही नहीं, जिनका हमने नाम तक नहीं सुना है। उनके बारे में जानकारी देंगे। जैसे 1857 की क्रांति, उत्तर प्रदेश यूपी जो था 1857 का हॉटस्पॉट था, ये क्रांति का हॉटस्पॉट था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे झांसी की रानी हो, चाहे इनकी जो एक हमशक्ल भी थी, झांसी की रानी की एक हमशक्ल भी थी, वो थी, उनके बारे में जैसे मुझे ही नाम नहीं याद आ रहा है। तो इस तरह का जो है, इस तरह की जो वीरांगनाएं हैं, जो वीर सेनानी हैं, इनकी जो है, इनके जो बलिदान है, इस पे चर्चा करनी है। इसी के लिए आपको बता दें, जो कल्चर मिनिस्ट्री है, अभी हाल ही में एक जो वीरांगनाएं हैं, जो भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं, उनके लिए एक कॉमिक्स जारी की है। उनके लिए एक कॉमिक्स जारी की है। जैसे बीना दास है, बीना दास का नाम सुना होगा। ये मास्टर दा कहे जाने वाले सूरसेन के साथ में डकैती में शामिल हुई थी। इसके अलावा गांगुली थी एक। तो इस तरह की और तमाम सारी महिलाएं थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, उषा मेहता थी, अरुणा आसफ अली थी। तो इस तरह से जितनी महिलाएं थी उनकी जानकारी देने के लिए ये कल्चर मिनिस्ट्री ने एक कॉमिक्स जारी की है, ताकि जो भारत का गौरवशाली इतिहास है इसके बारे में हम सबको जानकारी मिल सके।
ठीक है, ऐसे हैं। चलिए इसके आगे और बढ़ते हैं। इसमें पटेल, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद खान, अब्दुल गफ्फार खान, वीर सावरकर जैसे अनगिनत जननायक की कहानियाँ जो आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे, जो आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे, उनके बारे में बताएंगे। जो इन्होंने आंदोलन को प्राण दिया, जिन्होंने वास्तव में आंदोलन को जीवन दिया, आंदोलन को उत्पन्न किया, उनकी चर्चा करेंगे। कुछ और आंदोलनों की भी चर्चा करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से हम बताएंगे। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। शताब्दी का संकल्प, 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, 25 वर्ष अगर पूरे होंगे तो 100 वर्ष हो जाएंगे। तो ये वाले तो हम पूरे कर चुके हैं, ये 25 वर्ष, इसमें हम क्या करेंगे, इस पर भी एक ड्राफ्ट बनाया गया है, इस पर भी एक संकल्प किया गया है, संकल्प लिया गया है। और ये संकल्प सिर्फ सरकार का नहीं है, सरकार का नहीं है, इसमें जनता भी शामिल है, जनता की भी संकल्प शामिल है। इनकी चर्चा की गई है। कोविड-19 जैसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया, लेकिन हमने अपने सिद्धांतों को, अपने मूल्यों को बनाए रखा और हम आगे भी बनाए रखेंगे। आज इस समय वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध पूरी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर भी भारत तटस्थ है, लोग निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन भारत अपने देश को, अपनी 130-135 करोड़ की जनता को ध्यान में रखते हुए, अपने यूक्रेन में फंसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इन 25 वर्षों को देखना है। 25 वर्षों में जो टारगेट अचीव की, जो एम बनाए गए हैं, जो 25 वर्षों के लिए जो टारगेट है, इनको हमें पाना है। अगर हम युद्ध में फंसेंगे तो हम इनसे पीछे रह जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे भारत के विकास का प्रदर्शन। इसमें हम ये बताएंगे कि भारत ने जो 75 वर्षों में जो विकास यात्रा की है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में हो, इस पर हम जितनी भी चर्चा कर सकते हैं। मिशन मंगलयान की, चंद्रयान की, और जो है मानव मिशन हमारा अभी 22 में शुरू होने जा रहा है, उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। ऐसी तमाम चर्चाएं यहाँ पर हम कर सकेंगे। ठीक है, अब हम वैश्विक पहुंच की बात करेंगे। वैश्विक पहुंच, भारत अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है उसके दम पर पूरी दुनिया में एक अच्छी स्थिति में है। लोग भारत की सॉफ्ट पावर पॉलिसी, आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़े होंगे, सॉफ्ट पॉलिसी के लिए जाना जाता है। तो ये सॉफ्ट पॉलिसी ही जो भारत की ये वैश्विक पहुंच है, इसको मजबूत करती आई है और आगे भविष्य में करती रहेगी। तो हम यहाँ पे इस तरह की सॉफ्ट पॉलिसी को लेकर के वैश्विक पहुंच की चर्चा कर सकेंगे। फिर इसके बाद हमें बात करनी है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम क्या होगी, इसमें कौन कौन से विषय शामिल होंगे। तो विषय शामिल क्या होगा, विश्व गुरु भारत। भारत को विश्व गुरु बनाना है, जो कभी सदियों पहले रहा करता था, वैदिक काल में रहा करता था, उसी विश्व गुरु को हमें वापस लाना है। लेकिन हमें यह बात अवश्य ध्यान रखनी होगी कि वो विश्व गुरु यूएसए जैसा नहीं बनना है, वो चाइना जैसा भी नहीं बनना है, ना यूएसए जैसा अधिनायकवादी देश बनना है, न ही चाइना जैसा ऐसा साम्यवाद जो मानवाधिकारों को बिल्कुल ख़त्म ही कर देता है। हमें ऐसा विश्व गुरु बनना है जैसा भारत पहले था, भारत जो वैदिक काल में था, जो उससे पहले के काल में था। इस भारत के संदर्भ में कहा भी गया है कि ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसी विश्व गुरु की कुछ छवियाँ थी, कुछ छवियाँ क्या, सारी छवियाँ थी। हमारी संस्कृति में ऐसे बहुत सारे तत्व थे जिनके आधार पर हम वहाँ तक पहुँचे हैं। फिर अगले पैरा में हम फिर उपलब्धि और संकल्प की चर्चा करेंगे, जहाँ पर हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है सर्वश्रेष्ठ इन क्लास, और किस क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक। हम प्रेम्बिल पे जा सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी प्रेम्बिल है, जो हमारी प्रस्तावना है, इसको हम ध्यान में रखें कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सशक्त करना है। प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, जीवन,
से संबंधित सारे मौलिक अधिकारों को हम प्रदान करते हुए राष्ट्र को अखंड और अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में आत्मनिर्भर भारत है। चिर परिचित शब्द है, ये केवल शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है या कोई योजना भी नहीं है। आत्मनिर्भर शब्द को अगर शब्द में बांधा जाए तो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि आत्मनिर्भर स्वावलंबन से जुड़ा है, स्वावलंबन आत्मसम्मान से जुड़ा है। तो आत्मनिर्भर केवल आत्मनिर्भर नहीं है, यह आत्मसम्मान को और स्वावलंबन का प्रतीक है। और भारत विश्व गुरु तब तक नहीं बन सकता जब तक वह आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसलिए हमको आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जो हमें 75 वर्षों में जो हमने यात्रा तय की है और आने वाले 25 वर्षों में जो हम यात्रा तय करेंगे वो आत्मनिर्भरता की ओर ही होगी। आपने देखा होगा कि जिस तरह से भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर जो पंचवर्षीय योजना चलाई, इसके बाद जो नीति आयोग के जो कार्यक्रम आए हैं, इसमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा गया है। जो पहली, दूसरी, तीसरी इस तरह की योजना चली, इसमें खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, फिर आगे आगे और आत्मनिर्भरताएं बढ़ती गई। इस तरह जो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बोले, आत्मनिर्भरता जो है हम अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ते गए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। ऐसे हमको अभी विज्ञान के क्षेत्र में, आर्म्स के क्षेत्र में, दवाइयों मेडिसिन के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, ऐसे तमाम लगभग हर क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना है। जैसे आपने देखा कि टीकाकरण में भारत जो है सबसे अधिक टीकों के निर्माण में करने वाले देशों में जाना जाता है। जो भारत का लोकल फॉर वोकल के लिए टैगलाइन भी दे रखी है आत्मनिर्भर भारत के लिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन, उसने लगभग अपने 70% से अधिक लोगों का टीकाकरण करवा दिया है। इसके साथ ही भारत ने अपने पड़ोसी देशों को ध्यान में रखते हुए एक वैक्सीन मैत्री योजना भी चलाई है। वैक्सीन मैत्री योजना भी चलाई है, जिसके तहत आपने अपने पड़ोसी देशों का भी ध्यान रखा है। पड़ोसी देशों की जरूरत का ध्यान रखते हुए वैक्सीन मैत्री योजना के तहत उनको भी वैक्सीन उपलब्ध कराई है। इसके बाद हम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की चर्चा करेंगे कि भारत में विविधता में एकता का प्रतीक जो भारत है, विविधता में एकता का प्रतीक है। भारत की समृद्ध विरासत में कला, वास्तुकला, पेंटिंग कला, संगीत, नृत्य, त्योहार, अनुष्ठान, तो इस तरह की चर्चा करेंगे। आपको पता है कि भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत का कोई ऐसा महीना नहीं होता है जिसमें कोई ना कोई त्योहार ना हो, कोई ना कोई जश्न ना हो। तो भारत को उसी त्योहार को, उसी परंपरा को आगे बढ़ाना होगा और आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा भारत में आपने देखा होगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश शायद ही हो जिसके पास महर्षि दधीच जैसे साधु संत हों जिन्होंने अपने त्याग का परिचय दिया हो, पन्नाधाय जैसी कहानियाँ प्रचलित हों। संभवतः ही किसी राष्ट्र में हो जो कि भारत में मौजूद है। इसके बाद हम गुमनाम नायकों पर जश्न मनाएंगे। तो ये तो पहले ही बता चुके हैं कि इसके बारे में कॉमिक्स भी जारी की गई है। इसके अलावा जो और लोग हैं इनके बारे में, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनके बारे में बताएंगे। रेडियो पर प्रत्येक दिन पर 75 सप्ताह तक किसी न किसी एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी, उनका जीवन परिचय, उनका योगदान, ये सब कुछ बताया जाता है। इनके लिए विद्यालय स्तर पर पेंटिंग जो प्रतियोगिताओं का निर्माण जो है, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, नाटक लिखे जाते हैं, गीत कविताएं, इस तरह के तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। इसी तरह से गुमनाम नायकों की अवधारणा को विजिट इंडिया ईयरबुक के साथ भी जोड़ा गया है, जो क्षेत्रीय कला, परंपरा और कल्याण और योग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। फिर इसके बाद स्वतंत्रता 2.0। ये स्वतंत्रता 2.0 क्या है? भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग यानी मेड इन इंडिया, लोकल के बारे में, लोकल के बारे में वोकल होने पर फोकस कर रहा है। विश्व स्तरीय निवेश प्रोत्साहन उत्पादों और मूल्य निर्धारण का निर्माण करने के लिए शिल्पकारों और कारीगरों की सक्रिय
और बढ़ती भूमिका में मदद मिलेगी। क्या करना है आपको इस बात में यहाँ पे ये समझना होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा जा सकता है। आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि 100 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तो जो अगली स्वतंत्रता होगा, यह स्वतंत्रता केवल अभी तक की जो स्वतंत्रता है वो जहाँ तक पहुँची वो राजनीतिक थी, राजनीतिक अधिक थी, नागरिकों के हितों से कल्याणकारी राज्य की तरफ थी। जो अगली नागरिकता होगी, जो अगली स्वतंत्रता होगी, वह सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं को लेकर चलेगी। ठीक है, इसके बाद फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और निष्कर्ष में हमें ये बताना है कि जैसे भारत का जो 2.0 स्वतंत्रता 2.0 होगी, वह उसकी तरफ हमको आगे बढ़ना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर आगे बढ़ना है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की चर्चा करने, इसको और समृद्ध करना, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है इसको और समृद्ध करना है, विश्व गुरु बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी तरह से हम आज़ादी के महोत्सव में अपना विजन बनाएंगे। इसके लिए जब हम इसका अंत करेंगे तो हम भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक श्लोक, एक बात कही थी कि सम दुख सुखम धीरम सा अमृताव्य कल्पते, अर्थात जो सुख दुख आराम चुनौतियों के बीच धैर्य के साथ अटल अडिग और सम रहता है, वही अमृत को प्राप्त करता है। अब हम यहाँ पर इसी श्लोक के साथ में कोविड की सिचुएशन को जोड़ सकते हैं। दुनिया के देशों में जो बड़े बड़े विकसित देश थे, वहाँ पर मौत की दरें और भारत में मौत की दरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये मैं आंकड़ा नहीं बता रही हूँ और ना ही मैं यहाँ पे आंकड़ा बता सकती हूँ, क्योंकि मौत कोई आंकड़ा नहीं होती है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि भारत का जो धैर्य था, भारत का जो इस महामारी के दौरान जो विश्वास था, जो नागरिकों का जुड़ाव था, वह अडिग रहा। लोगों ने लॉकडाउन के दौरान भी जिस तरह के धैर्य का, जिस तरह के साहस का परिचय दिया, जो कोरोना जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उन्होंने जिस प्रकार से अपनी निस्वार्थ सेवाएं दी, उसी निस्वार्थ सेवा के आधार पर भारत अमृत की ओर न सिर्फ बढ़ा है, अमृत युग में न सिर्फ प्रवेश किया है, बल्कि भारत की यात्रा अनंत होगी। इसी डिस्कशन के साथ में यह निबंध यहाँ पर समाप्त होता है। अब एरावार्ड के कुछ प्रोग्राम हैं, इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे एरावार्ड में मेंस आंसर राइटिंग के लिए पेपर 3 प्रारंभ हो चुका है। इसमें इंटरनेट सिक्योरिटी, साइंस और टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो 5 टॉपिक पेपर 3 के अंतर्गत आते हैं, इनको हम कवर कराएंगे। अब इसके लिए क्या होगा, या 45 दिनों का प्रोग्राम होगा। इसका प्रारंभ 25 फरवरी 2022 से प्रारंभ हो चुका है। इसके अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन 10 पेज का नोट्स देंगे और उसी नोट्स के साथ में 2 प्रश्न आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे। आप उन प्रश्नों को लिख करके आप जमा करेंगे संस्थान को। अगले दिन इन उत्तरों की व्याख्या आपको उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही में आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी। आपको अगर कोई डाउट है, आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आपको इंडिविजुअल गाइडेंस भी दिया जाएगा। और इसकी कार्यक्रम की पूरी फीस 600 रुपये रखी गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक ऐड यहाँ पे और है। ये ऐड जो है आपका उत्तर प्रदेश 2022 की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है। यह टेस्ट पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसमें आपको 21 टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, 21 टेस्ट दिए जाएंगे जो फुल टेस्ट होंगे। ठीक है, जो है इसकी फ़ीस जो है 500 रुपये है। और इससे अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देंगे। इसी तरह की समीक्षा अगर आप और चाहते हैं, कोई और निबंध पे आप चाहते हैं कि डिस्कशन किया जाए, तो आप कमेंट करके हमें बताएं। आज का वीडियो कैसा लगा, इस पे लाइक, सब्सक्राइब
भी करें और ये बताएं कि कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं और क्या सुधार चाहते हैं, किस तरह का और नवाचार चाहते हैं वीडियो में। और अगर आपको 2021 की मुख्य परीक्षा और आरओ में ये निबंध आपको मिले, आपको इससे लाभ हो, तो हमें कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।